हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पेपर टीचर। तो कैसे आप सब, आशा है कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 2016 का है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हमारा 2015 का। तो हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एचवीटेट में, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और हम हमेशा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो रिपीटेड है, ताकि कि आपको पता चल जाए आखिर किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होता है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 2016 में साइकोलॉजी सेक्शन में, तो ये पूछा गया था सबसे पहला, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। क्या पूछा गया हमारे से, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए हमारे पास जेनेटिक एवं जैविक, बी अनुभव, सी अधिगम, डी ये सभी। अब देखो, अगर आप बात कर रहे हो संज्ञानात्मक विकास, तो इसके लिए हमारे को इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। क्योंकि जब भी हम विकास की बात करते हैं, विकास मतलब हर एक चीज़ का विकास करना है। संज्ञानात्मक जब विकास करना है अपने बच्चों का, तो उसके लिए किस किस की आवश्यकता है, हमारे पास सबकी आवश्यकता पड़ेगी। अधिगम बोले तो लर्निंग होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जेनेटिक होना चाहिए, जैविक होना चाहिए। इन सभी की हमारे को आवश्यकता पड़ती है जब भी हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके पास साइकोलॉजी में हर साल पूछा जाएगा। हर साल नहीं पूछा जाए तो कभी ना कभी तो पूछा ही जाता है। एक साल छोड़ के आपके पास ये क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एरिक्सन के मनो सामाजिक सिद्धांत में डैश सोपान है। सोपान बोलते तो स्टेप्स कितने हैं, एरिक्सन के मनो सामाजिक सिद्धांत में कितने सोपान है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए गए, ए 4, बी 6, सी 8 और डी 5। तो इसके जो सोपान थे वो हमारे पास 8 थे। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, जो कि 8 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार शिक्षा मनोविज्ञान में है। किसकी बात करी जा रही है, मेथड्स की बात करी जा रही है। कौन सा ऐसा मेथड है जो शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही हेल्पफुल या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, अवलोकन। अवलोकन बोले तो ऑब्जर्वेशन मेथड। हमारे पास देखो साइकोलॉजी में मेथड्स होते हैं, अवलोकन मेथड हो गया, ठीक है। एक बी है हमारे पास व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्ति के बारे में जान रहे, उसके बारे में समझ रहे, ठीक है। सी है हमारे पास आत्मनिरीक्षण, बोले तो अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना, अपने बारे में निरीक्षण करना, ठीक है। और डी है हमारे पास प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक बोले तो एक्सपेरिमेंट। अब देखो, मनोवैज्ञानिक में जब हम बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो उसमें ऐसा कौन सा मेथड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, सबसे अच्छा मेथड है। तो देखो, अवलोकन की बात करें, ये भी एक अपने स्थान पे ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। अब व्यक्तिगत अध्ययन करें, किसी व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, वो भी ठीक है। आत्मनिरीक्षण है, चलो अपने बारे में जान रहे हो, वो भी ठीक है। पर जो प्रयोगात्मक एक मेथड है, वो हमारे एक साइंटिफिक मेथड है, जिसपे कि हम व्यक्ति के बारे में खोज कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, प्रयोगात्मक। जैसे ही बच्चा विकसित होता है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण शक्तियों के बीच में डैश होता है। वंशानुक्रम होता है हमारा हेरिडिटी, तथा वातावरण क्या था, एनवायरनमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, ए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पारस्परिक क्रिया, बी परिपक्वता, सी तत्परता, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट जो इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास परिवर्तनीयता उदाहरण है। परिवर्तनीयता किसका उदाहरण है, ए है हमारे पास संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी है हमारे पास पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सी है हमारे पास स्थूल क्रियात्मक अवस्था, और डी है हमारे पास औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जो हमारा परिवर्तनीयता उदाहरण है वो है हमारा स्थूल क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा स्थूल क्रियात्मक अवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुबंधित सहज क्रिया मजबूत होती है। किसकी बात करें, अनुबंधित सहज क्रिया। तो ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ी होगी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसपे कि उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया था, फूड, पहले तो उन्होंने फूड और स्लाइवा के बीच तो है, जब खाना आएगा तो स्लाइवा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो था हमारा कैसा, नेचुरल, ठीक है।
और फिर उन्होंने क्या किया था, फूड, बेल और सलाइवा के बीच में किया था, कंडीशनिंग बनाई थी, तो वो था हमारा आर्टिफिशियल। वही रिलेटेड है यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास दिया हुआ है सी एस एंड वी एस। सी एस क्या है और यू एस क्या है, कोई बताएगा? सी एस जो है हमारा, वो है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस और यू एस है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस। ए बी की बात कर रहे हैं तो यू एस और सी एस। यू एस क्या है हमारा, हमने अभी अभी बात की, यू एस है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस और सी एस है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस। सी है हमारे पास यू आर और सी आर। यू आर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और सी आर है हमारे पास कंडीशनल रिस्पॉन्स। डी हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है सी एस और सी आर। सी एस की बात करें तो कंडीशनल स्टिमुलस और सी आर की बात करें तो कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनुबंधता सहज क्रिया मजबूत होती है हमारी तब जब हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। अब आप यहाँ देखो ए और बी में क्या अंतर है। ए में भी हमारे पास सी एस और यू एस है और बी में भी हमारे पास यू एस और सी एस है, पर बात क्या है, पहले ए में हमारे पास सी एस पहले है और बी में हमारे पास यू एस है। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले होगा और फिर कंडीशनल स्टिमुलस होगा तब हमारा अनुबंधित सहज क्रिया मजबूत होगी। क्योंकि पहले अगर हम बता रहे हैं अनकंडीशनल क्या है, फूड है, फूड से सलाइवा आ रहा है, ये हमारा अनकंडीशनल है, हम कुछ नहीं लगा रहे, ये पहले होना चाहिए। फिर हमने बाद में क्या किया था कि उन्होंने अनकंडीशनल को काय में कर लिया था कंडीशनल में, क्या है, फिर उन्होंने बेल ऐड कर ली थी, फूड के साथ उन्होंने बेल ऐड कर ली थी, फिर जाके सलाइवा आ रहा था। तो अगर पहले हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तब ही हमारा जो अनुबंधित सहज क्रिया है वो मजबूत होगी, इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति खेल के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब पुनरावृत्ति क्या आती है, रीइंफोर्समेंट। जब खेल होगा, जब हम खेलते हैं तो रीइंफोर्समेंट हमारे को मिलती है, पुनरावृत्ति हमें मिलती है। वो चाहे हमें कोई शाबाशी दे या फिर कोई मेडल प्राइज दे, वो एक तरह का पुनरावृत्ति है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, जी स्टेनले। तो जो ये क्वेश्चन था हमारा पुनरावृत्ति वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतिपादक से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक थे। ह्यूरिस्टिक के कौन प्रतिपादक थे, जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डे आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ह्यूरिस्टिक के ये प्रतिपादक थे। प्रतिपादक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला भी, पुनरावृत्ति वाला भी और ह्यूरिस्टिक वाला भी, इसको आप नोट करके रख लेना। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, वो चाहे टैट हो, सी टैट हो, जो मर्जी टैट हो, वहाँ पे आपके पास आते ही आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करके ज़रूर लिख लेना। तो इसके बाद क्वेश्चन है हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे क्षेत्र बोले तो एरिया या स्कोप बोल सकते हो आप। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। पहला है हमारे पास स्नायुमंडल, बी है हमारे पास मांसपेशियों की वृद्धि और सी है हमारे पास इंडोगेन ग्लैंड्स और डी है उपरोक्त सभी। तो जब भी हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र की बात करें तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र आते हैं। तो इसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारा शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये एक ऐसा मात्र क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करना। संवेदना बोले तो इमोशंस। संवेदना ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है यह ए है हमारे पास मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास, सी ध्यान का विकास और डी है भाषा का विकास। भाषा का विकास बोले तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट, ठीक है। ध्यान बोले तो किसी के प्रति ध्यान, शारीरिक बोले तो हमारा फिजिकली, मानसिक बोले तो मेंटली। जब हम संवेद की बात करते हैं तो हमारा मानसिक विकास है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास। यह मानसिक विकास है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास कई बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास रिपीटेड है, इससे पहले भी पूछा गया, इसके बाद एक और पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना। हम करके सीखते हैं किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एक आधा पूछ देते हैं। किसने कहा है कि हम करके सीखते हैं, तो ये हमारे डॉक्टर मैस ने कहा था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, डॉक्टर मैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक बोले तो रियल, और स्मृति होती है हमारी मेमोरी। ठीक है, स्मृति क्या होती है, हमारी मेमोरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गया हमारे पास, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। ए ऑप्शन है आदत से, बी ऑप्शन है हमारे पास यांत्रिकता से, सी है हमारे पास सक्रिय रूप से, और डी है हमारे पास क्रमबद्धता से। तो जब हम वास्तविक स्मृति में याद करते हैं तो वो हमारा क्रमबद्धता से हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। और स्मृति मैंने आपको कहा है, स्मृति होता है हमारी मेमोरी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44 हमारे पास है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। इससे पहले भी स्मृति से क्वेश्चन आया था, मेमोरी से क्वेश्चन। ये आपके पास सेकेंड ईयर में मेमोरी वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अगर आप अभी मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसी से रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। जो आपका बुक में टॉपिक्स होते हैं उससे रिगार्डिंग आपसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। ए हमारे पास दिया गया है अधिगम, बी है धारणा, सी है हमारे पास पत्यान, और डी है हमारे पास चिंतन। तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है इन चारों में से, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, चिंतन। तो चिंतन हमारा स्मृति का अंग नहीं है। तो हमारे से यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बालक के व्यवहार के निरीक्षण व अभिलेख का उद्देश्य है। जब हम बालक के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, उसका अभिलेख करते हैं, तो उसका आखिर उद्देश्य हमारा क्या होता है। ए है हमारे पास व्याख्या करना, बी है वर्णन, सी है भविष्यवाणी करना, और डी है हमारे पास नियंत्रण। तो जो अगर हम बालक का व्यवहार का निरीक्षण या अभिलेख करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है हमारा वर्णन करना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी, वर्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्तिगत इतिहास विधि नहीं है। यहाँ हमसे पूछा गया व्यक्तिगत इतिहास विधि कौन सी नहीं है। कई बार यहाँ पे ना बच्चे खजल हो जाते हैं, नहीं को भूल जाते हैं। तो आपने देखना होता है जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या कि कौन सी है ये पूछा गया है। तो ए है हमारे पास गहन, बी है हमारे पास मान्यकरण योग्य, टी है तटस्थ, डी है हमारे पास बच्चों की अधिक संख्या के कारण उपयुक्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सामान्यकरण योग्य। इतिहास विधि कौन सी नहीं है हमारी, वो है हमारा सामान्यकरण योग्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया यहाँ पे, अर्थपूर्ण संवेदना कहलाती है। किसके बारे में पूछा गया हमारे पास, अर्थपूर्ण। तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है अवधान, बी संवेग, सी प्रत्यक्षीकरण, और डी अधिगम। तो जो अर्थपूर्ण संवेदना कहलाती क्या है, वो हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यवहार को आरंभ, अर्जित व दिशा निर्देशित करने वाली स्थितियाँ है। व्यवहार बोले तो हमारा बिहेवियर को, ठीक है, उसको आरंभ, अर्जित और दिशा निर्देशित करने वाली स्थितियाँ कौन सी है। ए है हमारे पास अंत निरोध, बी है हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया, सी है अभिप्रेरणा, और डी है आवश्यकता। व्यवहार की बात करें तो जब हमें व्यवहार को आरंभ करना है, अर्जित बिहेवियर को अगर हमें किसी के डालना है, किसी में मतलब बिहेवियर को चेंज करना है या उसे दिशा देनी है, तो उसके लिए हमारे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन बोले तो अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, डैश बालकों द्वारा छोटी प्रतिक्रिया समय पर प्रदर्शित किया जाता है। कैसे बालकों के द्वारा मतलब हमें जो प्रतिक्रियाएं समय का प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे ए है हमारे पास मानसिक मंद, बी है औसत, सी है प्रतिभाशाली, और डी है शारीरिक अक्षम। तो जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली। क्या पूछा गया था हमारे से, प्रतिभाशाली। तो इसका जो आंसर आएगा वो है प्रतिभाशाली बालकों द्वारा छोटी प्रतिक्रियाएं समय का प्रदर्शन किया जाता है।
तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना। किस अवस्था में कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है? यहाँ हमसे क्या पूछा गया? अवस्था के बारे में पूछा गया है, जहाँ पे कि हमारी कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास संवेद पेशियाँ, बी है हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक, सी है हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जब हम बात करें काल्पनिक कल्पना के बारे में, ठीक है, कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया बिन पद कौन सा है। यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या है? बिन पद के बारे में, ठीक है। तो ए है हमारे पास काम उत्तेजना क्षेत्र, बी है हमारे पास लैंगिक अवस्था, सी है पहचान चुनौतियाँ और डी है हमारे पास परा अहम। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पहचान चुनौतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका आता ही है परा अहम अहम, इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। तो यहाँ पे पूछा गया परा अहम का विकास डैश प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसका? परा अहम का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये हमें बताना है। ये यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास दिया है अनुरूपता, बी है हमारे पास दिया वास्तविकता और सी है प्रतिगमन और डी है हमारे पास युक्तिकरण। तो इसका जब हम बात करें, परा अहम का विकास हमारा अनुरूपता के द्वारा होता है, अनुरूपता प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, परा अहम का विकास अनुरूपता प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। किसका? सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता, नैतिकता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आप समझ के रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आता है नैतिकता के आधार पर, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास पूर्व पारंपरिक, बी है पारंपरिक, सी है उत्तर पारंपरिक और डी है कोई नहीं। जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं तो उसमें ना पूर्व पारंपरिक आता है ना ही उत्तर पारंपरिक। नैतिकता में सीधी सी बात है, हमारा पारंपरिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बालक का विश्वासों के तंत्रों के बारे से आपके पास क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है हमारे पास बालक का विश्वास तंत्र अभिवृत्ति का डैश संघटक है। तो जब हम विश्वास की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात हो रही होती है। तो ए हमारे पास क्रियात्मक, बी है संवेगात्मक, सी है संज्ञानात्मक और डी है व्यवहारात्मक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारे पास धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए एक विधि है। अब हमसे यहाँ पे धनात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए एक विधि के बारे में पूछा गया है। तो ए है हमारे पास संज्ञानात्मक असंगता और बी है सामाजिक दूरी, सी है हमारे पास मान्यकरण और डी है जड़ता। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक असंगता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। अनुबंधित अनुक्रिया के विलोपना के बाद उसका पुनः उदय है। ए है हमारे पास धनात्मक अनुक्रिया, बी है सामान्यकरण, सी है धनात्मक स्थानांतरण और डी है हमारे पास स्वतः पुनः प्राप्ति। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, आपका क्वेश्चन में भी पुनः पूछा गया है और आप देखो तो आंसर में भी पुनः है। तो जहाँ भी आपके पास क्वेश्चन में भी पुनः होगा और आंसर में भी पुनः हो, तो वहाँ पे आपका आंसर वो होगा। अगर आपको ये याद ना रहे तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है ये हमारे पास है डैश हमारा कार्यकारी स्मृति स्थान है। तो ए है हमारे पास संवेदी पंजीकरण, बी है हमारे पास अल्पकालिक, सी है हमारे पास दीर्घकालिक और डी है हमारे पास आर्थिक समृद्धि। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अल्पकालिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीवन की मुख्य घटनाएं डैश स्मृति में संचित रहती है।
अब स्मृति की बात करें तो मेमोरीज़ है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था, वहाँ पे भी आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे 2 और यहाँ पे भी आपके पास आए। तो स्मृति वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपके पास सेकंड ईयर में है, तो जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ो तो डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था ये, जीवन की मुख्य घटनाएं डैश स्मृति में संचारित रहती है। तो ए है हमारे पास प्रासंगिक, बी है संवेदी पंजीकरण, सी है हमारे पास अल्पकालिक और डी है हमारे पास आर्थी। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और साइकोलॉजी सेक्शन जो कि हमारे पास 2016 में पूछा गया था, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास विस्मरण का एक कारण नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे विस्मरण का कारण नहीं पूछा गया है। तो ए है हमारे पास क्षय, और बी है हमारे पास यहाँ पे वंचितता, और सी है व्यक्तिकरण, और डी है हमारे पास अप्रयोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी। तो आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और हमारे जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि सारे के सारे आपके साथ सॉल्व किए जाए, ताकि कि आपको भी एग्ज़ाम देने में आसानी रहे और आप इजीली कर दें अपने एग्ज़ाम को क्रैक। क्योंकि एचपी टाइट में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड भी नहीं होगे तो एक आपका पैटर्न पता चल जाएगा आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो रिपीटेड होते ही होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।